Right. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, let's continue. I think complex number chapter का फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पे थे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे एंड आई टोल्ड यू कि उसमें से फिर कुछ तुम ट्राई करना इफ यू कैन. तो आई थिंक क्वेश्चन 2 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने कर लिया था, सिक्स्थ और सेवेंथ तुमको करना था. तो दोनों किया है या उसमें से कोई मैं करूँ इफ यू आर नॉट गेटिंग इट. आई थिंक सेवेंथ वाला कुछ लोगों को शायद ना आया हो. सिक्स तो इजी है, सेवेंथ वाला मैं तुमको बता देता हूँ इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग. तो सेवेंथ में दिया है यहाँ पर 4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 whole divided by 3i raised to 41 minus 4i raised to 10 minus 2. 41 is 11. ठीक है, अब इसको a प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है हम लोग को. तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है. बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर. अभी मुझे इसको अगर सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि i के अलावा अगर आपको आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू जो भी दिखता है तो उसको पहले से वहां से हटाओ. तो ये i8, आई रेस टू 9, आई रेस टू 11, आई रेस टू 10 इनको मुझे यहाँ से हटाना है. तो इनकी वैल्यूज क्या होती है पहले वो देख लेते हैं. अगर मुझे आई रेस टू 8 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, आई रेस टू 8 अगर निकालना है
तो आप ऐसा करोगे, इसको आई स्क्वायर रेज टू 4 लिखोगे, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू तो हम सबको पता है कि -1 होता है, और रेज टू 4 इसलिए क्योंकि 4 टू 8 होता है, तभी आई रेज टू 8 होगा। तो मैं इसको -1 रेज टू अगर 4 कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब आई रेज टू 8 का जो वैल्यू है वो 1 होता है। तो ये वहां पर मैं आई रेज टू 8 की जगह 1 लिख दूंगा। उसके बाद मुझे आई रेज टू 9 का वैल्यू चाहिए। तो आई रेज टू 9 ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर निकालना हो ना तो उसके पहले का इवन नंबर ले लो और इंटू आई लिख दो। तो आई रेज टू 8 इंटू आई मतलब आई रेज टू 9 होता है। अब आई रेज टू 8 क्या होता है, ये 1 होता है, अभी हमने देख लिया। और उसको इंटू अगर आई करूंगा मैं, तो 1 इंटू आई का मतलब होता है आई। सो आई रेज टू 9 का वैल्यू होगा आई। तो यहाँ पर 3 आई हो जाएगा, ये तो +3 है। इसके बाद 3 आई रेज टू 11 है। अब आई रेज टू 11 निकालना है, 11 तो ऑड नंबर है, तो ऑड का निकालने से पहले उसके पहले का इवन नंबर निकाल लो। आई रेज टू 11 निकालना है तो उसके पहले आई रेज टू 10 निकाल लो। आई रेज टू 10 का मतलब होता है आई स्क्वायर के ऊपर आपको 5 लिख देने का, तो वो आई रेज टू 10 बन जाता है। और आई स्क्वायर तो -1 होता ही है। -1 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। सो आई रेज टू 10 जो है वो -1 होता है, और हम लोग को चाहिए आई रेज टू 11। तो आई रेज टू 10 को एक बार और आई से इंटू कर दो, -1 इंटू आई इज माइनस आई। ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली अभी। अब यहाँ पर रख देता हूँ, 3 इंटू आई रेज टू 11 मतलब 3 इंटू माइनस आई, 4 इंटू आई रेज टू 10, आई रेज टू 10 मतलब -1 और ये -2। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। दिस विल बी 4 माइनस 3i प्लस 3 अपॉन -3i प्लस 4 -2। ये 3 और 4 ऐड करूंगा तो 7 -3i, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और -3i। इसके बाद मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जो है उसको हटाना है, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो 2 -3i है तो यू राइट 2 + 3i, हियर आल्सो 2 + 3i। नाउ वी जस्ट ओपन इट। 7 -3i को 2 + 3i से इंटू करता हूँ। 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21i, -3 into 2 is -6i, 3i into 3i is -9i square upon, this is a minus b, a plus b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब उसके बाद जो आई स्क्वायर है उसको बदलूंगा मैं -1, बाकी को सिंप्लीफाई कर दो। 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15i, -9 आई स्क्वायर इज -1। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3i द होल स्क्वायर इज 9i स्क्वायर। Further, this is 14 plus 15i, in -9 into -1 +9 हो जाएगा। ये 4 minus 9 into I square is -1, 14 plus 9 is 23 plus 15i upon -9 into -1 is +9 हो जाएगा। तो further 23 plus 15i upon 30। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 23 upon 13 plus 15i upon 30। And now if I compare with a plus bi, so I can say a is 23 upon 15 and b is 15 upon 30, 23 upon 30। Okay, so बाकी का प्रोसीजर तो नॉर्मल ही था जो हमने पिछली बार भी किया था। ये जो i के ऊपर कोई भी जो रैंडम नंबर वो लोग लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर एक पैटर्न जो मैंने बताया उसको फॉलो करने का। Yes, sir. राइट दिस।
10 sir. Okay. So that was question number 2, जिसको मैं a plus b फॉर्म में लाना था. Now question number 3. Question 3 में लिखा है show that -1 plus √3i the whole cube is a real number. यानी आपको प्रूफ करना है कि इन्होंने यहाँ पर एक जो फंक्शन दिया है ये एक रियल नंबर है. तो अब आप याद करो कि रियल नंबर क्या होता है. मैंने आपको बताया भी था आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में कि रियल नंबर किसको बोलते हैं. तो रियल नंबर मतलब हर वो नंबर रियल नंबर है जो आपने अब तक आपकी लाइफ में देखा हुआ है. कोई भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसको लिख दो, वो रियल नंबर ही होगा. सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा नंबर है जो रियल नंबर नहीं. यानी जिस नंबर में आई दिखाई देता है जो इमेजिनरी होता है उसी को मैं बोलूंगा कि वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी. क्योंकि रियल नाम से पता है कि रियल मतलब रियल ही होना चाहिए. सो इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने वैल्यू दिया है -1 प्लस √3i द होल क्यूब ये एक रियल नंबर है ऐसा प्रूफ करो. तो दिखने में तो रियल नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि अंदर आपको आई दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करें तो शायद हो सकता है कि ये रियल नंबर प्रूफ हो जाए. तो जब भी आपको रियल नंबर प्रूफ करना हो तो इसका मतलब ये है कि उसको आप सिंप्लीफाई करो और आपके क्वेश्चन में से अगर आई निकल गया तो जो भी आएगा वो रियल नंबर ही. तो देखते हैं जरा. दिस इज द फंक्शन. अगर मुझे इसको भी सॉल्व करना है तो एट द मोस्ट आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट और ब्रैकेट ओपन करने के लिए आई कैन सी समथिंग प्लस समथिंग द होल क्यूब दिया है. यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b द होल क्यूब. ये सारे फॉर्मूला सब यूज किए होंगे पहले भी. तो a प्लस b द होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज. अब जो जो नंबर्स है हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. और इस सिचुएशन में हम लोग के पास जो a है वो है -1 और जो b है वो है √3i. अब मैं इस मामले में अगर डालूं तो -1 प्लस √3i का जो क्यूब होगा वो होगा, पहले आता है a क्यूब मतलब कि -1 का क्यूब, 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू b मतलब कि ये √3i प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 फिर a और b वाले का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब कि √3i का क्यूब. तो मैंने a और b को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से. अब जरा एक्सपांड करते हैं इसको. -1 का क्यूब होगा -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा और ये तो √3i है यहाँ पे. प्लस 3 इंटू -1 करूंगा तो -3 आएगा. √3i का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाता है और i का हो जाता है i स्क्वायर. आफ्टर दैट प्लस √3i द होल क्यूब. अब √3i का अगर होल क्यूब करूंगा मैं तो √3 का क्यूब होता है 3√3 और i का क्यूब इज i क्यूब. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सके. ये होगा -1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू √3 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 3√3i. फिर यहाँ पर -3 इंटू 3 ये होता है -9i स्क्वायर प्लस 3√3i रेज टू -3. 3√3 तो वैसे ही रहेगा और ये i क्यूब है. i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो i स्क्वायर अगर -1 होता है तो i क्यूब निकालना है तो मुझे i स्क्वायर इंटू आई करना पड़ेगा. मतलब -1 इंटू आई तो आंसर इज -i. इसका मतलब i क्यूब का वैल्यू होता है -i तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -i. आफ्टर दैट फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये तो -1 है प्लस ये 3√3i है, ये -9 है. i स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं. ये इंटू ये करूंगा तो आएगा -3√3i. अब ये 3√3i पॉजिटिव है, ये 3√3i माइनस में, तो ये पूरा कट हो जाएगा. बचेगा क्या, -1 -9 इंटू -1 करूंगा तो +9 आ जाएगा और 9 -1 करूंगा तो 8 आएगा. मतलब जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 और 8 जो है ये एक रियल नंबर है.
क्योंकि उसमें आई नहीं दिख रहा। सो हेंस प्रूफ, उन्होंने यही बोला था कि प्रूफ करो कि ये जो सिचुएशन दिया है, ये एक रियल नंबर है। समझ में आया सबको? यस सर। सर ये वापस एक बार समझा दो ना प्लीज। हाँ, थैंक इन यू लोगों सर। ने ना एक सिचुएशन दिया था कि ये प्लस ये द होल क्यूब, प्रूफ करो कि ये सिचुएशन एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर लाने के लिए आपको यहाँ से जो आई है वो हटना चाहिए वहां से। अब आई हटाने के लिए हमने क्या किया, जो दिख रहा था उसको सिंप्लीफाई किया। क्यूब दिख रहा था तो मैंने a प्लस बी द होल क्यूब का ये जो फॉर्मूला होता है ये यूज किया। इसमें a मतलब -1 है और b मतलब जो है वो √3 आई है। इस फॉर्मूले में मैंने सब्स्टिट्यूट किया जो जो, एंड देन -1 का क्यूब इज -1, ये 3√3 वैसे ही रहेगा। -1 का स्क्वायर इज 1, 3 इंटू -1 इज -3, इसका स्क्वायर करोगे तो 3i², इसका क्यूब करोगे तो 3√3i³। जहाँ जहाँ आई स्क्वायर या आई क्यूब था उन दोनों को मैंने चेंज कर दिया। आई क्यूब की जगह आया -i और आई स्क्वायर की जगह आ गया -4। ये दो चीजें कट हो गई क्योंकि एक प्लस थी एक माइनस थी, तो बच्चा कौन 9 और -1 विच इज 8। और 8 बिना आई वाला नंबर है, मतलब ये एक रियल नंबर है। सो हेंस दिस प्रूफ। यस सर, थैंक यू सर। हो गया लिख के? Yes, sir. The next fourth लिखा है evaluate the following: I raised to 35, I raised to 888, I raised to 93। इनको evaluate करना है।
तो मैंने वही अभी स्टार्टिंग में तुमको यही समझाया था कि कोई भी बड़ा नंबर आए तो आप उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको वही देखना है कि जो नंबर आपको फाइंड करना है उसका जो पावर है, जो डिग्री है, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर आप सीधे फाइंड कर सकते हो। अगर ऑड वाला ढूंढना होगा तो पहले इवन करके फिर ऑड में। तो मैं दो तीन का बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो है i⁵35। फिर एक मैं i⁴116 बता देता हूँ। फिर एक 1/i⁵58। बाकी तुम समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं कि i⁵35 का क्या वैल्यू है। i⁵35 इज एन 34 ऑड नंबर। तो ऑड का हम नहीं निकाल सकते, तो उसके जस्ट पहले जो इवन आएगा वो होगा i⁵34 प्लस और उसको इंटू आई करेंगे। अब i⁵34 अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, आई स्क्वायर पहले लिखो और 34 है ना, तो 2 लिखा तो यहाँ पर 17 लिखना पड़ेगा, तभी वो 34 होगा। फिर आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब आई -1 रेस तो आप 17 करते होगा, 17 इज ऑड नंबर, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। फिर इंटू आई करोगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा -i। मतलब i⁵35 का वैल्यू होता है -i। वैसे i⁴116 अगर ढूंढना है तो ये तो इवन नंबर है, 2 हाँ तो डायरेक्ट आप आई स्क्वायर लिखो और उसके ऊपर देख लो, अगर ये 116 से ये 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा 58। मतलब आई स्क्वायर रेस टू 58। 58 इंटू 2 इज 116। अब आई स्क्वायर -1 है तो -1 रेस टू आप 58 करो 58 1 तो इसका आंसर एग्जैक्ट 1, क्योंकि -1 रेस टू इवन नंबर करोगे तो पॉजिटिव ही है। 1/i⁵58, तो i⁵58 तो अभी हमने फाइंड किया, i⁵58 आता है 1। तो इसका मतलब कि सॉरी i⁵58 नहीं किया, i⁵58 करना है तो मुझे i² करना, 1/1 फिर 1 -1/29 करना। -1 आएगा -1/29 इज -1, तो फाइनल आंसर इज -। क्लियर है ये वाला चीज, कॉन्सेप्ट? कितना भी बड़ा नंबर आओ आप ऐसे ही करो। ये 2-3 लिख दो, बाकी का तुम घर पे करो। हो गया ये वाला? Yes, sir. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4।
फिर फिफ्थ में लिखा है शो दैट 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 30 इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर का मैंने बताया था आपको कि आपके जो फाइनल आंसर आएगा अगर उसमें आई नहीं दिखाई देता है तो समझना वो रियल नंबर। अब आई रेस टू 20 10 और 30 कैसे निकालना है ये अभी बता दिया था मैंने, तो कर लो तुम लोग खुद से करो। टेल मी लास्ट में क्या आता है। सर 2। 2 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, सो 2 इज अ रियल नंबर hence it is 2। आई होप सबका आ गया होगा आंसर। फिर सिक्स भी तुमको ही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यस रेस सर। टू 19 आई 58 एंड सो ऑन। तो कर लो 6 भी।
सर क्या 0 6 आ वाला रहा 0 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक, फिर इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर। यहाँ भी वैसा ही है, वो जो बीच के डॉट है वो वैल्यूज मतलब आप समझ सकते हो है। हाँ, कि आई रेज टू 8 है। तो फिर इसके बाद तो 9 वो 10 9 11 10 से लेके लास्ट तक जाना है। ठीक है, उसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन 7 यू मस्ट बी नोइंग कैसा करना है, उसको होमवर्क कर लेना। मैं क्वेश्चन 8 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी आपको एक्स और वाई ढूंढना है और ये इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई होती है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो पहला है एक्स प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4i इज इक्वल टू 5। ये एक सिचुएशन, एक कंडीशन दिया और आपको एक्स और वाई ढूंढना है। तो जब भी आपको एक्स और वाई ढूंढना हो तो पहला काम ये करोगे आप कि जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी आपको सिचुएशन दिया रहेगा, उसमें जिन जिन के पास एक्स या वाई होगे ना, वो वाले टर्म्स आप लेफ्ट पर ही रखोगे, और जिसके पास एक्स और वाई नहीं है उन सबको राइट साइड पे जाने दो। पहला काम आपको ये करना है। तो इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, तो ये इधर ही रहेगा, इसको मत बदलो। इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, तो ये टर्म भी इधर ही रहेगा। ये जो 4i है, ये इसके साथ ना तो एक्स है ना तो वाई है, तो ये 4i को मैं उस तरफ जाने दूंगा। तो पहला काम आपको करना है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर देना। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें आई है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब हम इक्वेट करेंगे दोनों को, इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें इसके पास देखो आई नहीं है, इसके पास भी आई नहीं है, इस टर्म के पास आई है, इस टर्म के पास भी आई है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करते हैं तो बिना आई वाला नंबर इक्वल टू लिखना है बिना आई वाले के। मतलब x प्लस 2y को आपको लिखना है आई के साथ, इस y के साथ, और जो आई के साथ जो नंबर है वो इस आई के साथ नंबर की लिखोगे। तो 2x माइनस 3y को आप लिखोगे -2। तो मैंने क्या किया, एक टर्म इसके साथ लिखा और दूसरा इसके साथ, और यहाँ से मुझे दो इक्वेशंस मिल गए। दो इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, गेट एक्स एंड वाई। अब साइमल्टेनियसली करने के लिए किसी भी एक टर्म को सेम होना जरूरी है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड तो वैसे ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ये दोनों सेम है, इसके लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। ये अगर माइनस करूंगा, माइनस है तो इधर प्लस होगा, ये माइनस है तो इधर प्लस होगा। 2x आई कैन कैंसिल, प्लस 4 और प्लस 3 इज 7y। 10 और ये प्लस 4 हो गया अभी, तो 10 प्लस 4 इज 14। y इज इक्वल टू 14/7 यानी कि 2। उसके बाद ये y हम लोग फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो सपोज आई पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, या x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, या x इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या किया मैंने? Yes. लिख लो इसको।
सर खाली इसमें ये आई कहाँ पे गया? वो आई मैंने इक्वेट कर दिया ना, अगर तुमको लिखना है तो लिखो, अगर मैं आई लिखूंगा इसके पास भी है तो 4 के पास भी था, तो यहाँ भी आई आएगा, ये भी आएगा, दोनों कट हो जाएगा। यस सर। डन सर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें चीजें तो दी है वो एकदम स्ट्रेट नहीं दी है जैसे होनी चाहिए, तो पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। उसके बाद हम करने वाले ये प्रोसीजर है, इक्वेट करेंगे, पर उसके लिए एक सिंगल नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया था उन्होंने कोई ज्यादा एडजस्ट नहीं किया उसको। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम डायरेक्टली एक्स और वाई टर्म्स और कांस्टेंट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सब मिक्स है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट। नाउ सिंप्लीफाई करते टाइम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो जो हम लोग को दिख रहा है उस हिसाब से दिमाग में ये आता है कि मुझे इनको क्रॉस में इंटू करना चाहिए, इन दोनों को इंटू करना चाहिए। तो वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस, x प्लस 1 1 माइनस आई के साथ इंटू होगा, ये बीच में प्लस है तो प्लस, y माइनस 1 1 प्लस आई के साथ इंटू होगा, होल डिवाइड बाय 1 प्लस आई 1 माइनस आई के साथ इंटू होगा, और इक्वल टू आई। आफ्टर दैट आई ओपन द ब्रैकेट, x into 1 is x into minus I is minus xi, 1 into 1 is 1, 1 into I minus I is minus I, plus y into 1 is y into I is yi, minus 1 into 1 is minus 1, minus 1 into I is minus I. Whole divided by, this is like a plus b, a minus b. So a का square minus b का square is equal to I. अब सिंप्लीफाई करते टाइम जो जो कैंसिलेशन हो सकते हैं वो कर लेते हैं। तो राइट नाउ आई कैन सी हियर x तो वैसे ही रहेगा, माइनस ये एक्स आई भी वैसे ही रहेगा, ये 1 है और ये माइनस 1 है, तो 1 एंड माइनस 1 आई कैन कैंसिल हियर इटसेल्फ, जाने दो। फिर ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, तो वो ये जाएगा भी माइनस 2y, वाई। फिर बचा y प्लस वाई आई, होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 और ये आई स्क्वायर यानी कि माइनस। फर्दर प्लस x माइनस एक्स आई माइनस 2y प्लस y माइनस वाई आई, होल डिवाइड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब इस 2 को मैं यहाँ पे क्रॉस में इंटू कर लेता हूँ ताकि ये लीनियर फॉर्म में आ जाए, तो ये हो जाएगा 2y। अब हम लोग को ये देखना है कि जिसके पास x या y नहीं है, जिसके पास वेरिएबल्स नहीं है, उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास y है, y है, ये 2y ऐसा है जिसके पास नहीं है, तो इसको मैं राइट साइड पे जाना। I 4 have x minus xi y plus yi is equal to 2y 2i plus 2i 2y। 4i। अब ये सारे वेरिएबल है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है। फर्दर मैं क्या करूंगा, जिनके पास आई है उनको एक साथ रखूंगा और जिनके पास आई नहीं है उनको एक साथ रखूंगा, यानी कि इस x और इस y को एक साथ रखते हैं हम लोग। उसके बाद ये y आई और माइनस एक्स आई, इसको मैं एक साथ रखता हूँ। 2i और 2i को तो 4i लिख सकते हैं। और अगर उसको मैं करूँ तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा अगर ये दिखाना है तो ये i को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये क्वेश्चन अब मुझे ऐसा दिखेगा। अब ये वैसा दिख रहा है जैसा मुझे होना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा नाउ आई कैन इक्वेट इट, इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके पास आई नहीं है, राइट साइड पे ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके पास आई ना हो, तो मैं प्लस 0 लिख देता हूँ, खाली लिखने के लिए, मतलब नहीं है सब। तो इसका मतलब मुझे x प्लस वाई के साथ इक्वल टू 0 लेना, 0 और i वाला जो नंबर है वो इसके साथ आएगा, जो है कि y माइनस माइनस x, तो इसके साथ मुझे लेना पड़ेगा 4। Now I got two equations and we have to just simplify this equation. सर उसको आगे पीछे करना पड़ेगा ना। हाँ उसको कर देते हैं आगे पीछे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मैं लिख
था y plus x equal to 0, सेकेंड वैसे ही है y minus x equal to 4, x I can cancel, तो 2y is equal to 4 यानी कि y is equal to 2. 2 और इक्वेशन 1 है तो I'll put y is equal to 2 in equation 1. This is x plus 2 equal to 0 या x is equal to -2. -2. एक आ गया 2 और एक आ गया -2. यस सर. Okay. यस सर. यस सर. Okay. So this was question number 8. जो 9th क्वेश्चन है उसका प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, तो आधे में रुकना पड़ेगा मेरा क्योंकि 12th का शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं कंटिन्यू करते. यस सर. 9th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम, तो वो जो 7th मैंने बोला था वो घर पे कर लेते. यस सर. बाय. बाय सर.
profile.
गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good. ओके, तो लास्ट टाइम हमने लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर लिया था उसका, लाइक कि लॉजिक में स्टेटमेंट्स क्या होती है और इन स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा मैंने कुछ 4 टेबल भी तुमको दिए थे कि अलग अलग जो कनेक्टिव्स होते हैं उनके आउटपुट्स यानी जो रिजल्ट होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो और था, एंड था, इफ एंड ओनली इफ और इफ देन, ये 4 चीजें मैंने बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना नेगेशन इन लॉजिक। मतलब नेगेशन किस तरह से करना। नेगेशन मतलब कि जैसे इंग्लिश में वो नेगेटिव करते हैं हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को, असर्टिव नेगेटिव जो भी आपने पढ़ा होगा। तो लॉजिक में हम नेगेशन या नेगेटिव किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो फॉर दैट देयर आर सम रूल्स। तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना रहा हूँ। कनेक्टिव्स और उसका नेगेशन। इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले अगर सपोज कनेक्टिव है P और Q, अगर P और Q ये कनेक्टिव यानी कि ये जो और है तो कनेक्टिव है, तो 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर और है और मुझे उसका नेगेशन करना है तो आपको क्या करना है, P और Q दोनों स्टेटमेंट में नॉट लगा देना है और ये जो B होगा उसको एंड कर देना, मतलब ये जो साइन होगा उसको बदल देना। अगर आपको और का नेगेशन करना है तो उसको एक तो एंड करो और ये जो दोनों स्टेटमेंट होगी उस पर नॉट का साइन लगा देंगे, ये जो नेगेशन वाला साइन। सेकंड, अगर आपको P एंड Q का नेगेशन करना हो तो दोनों पे नॉट लगाना है आपको, P पे और Q पे, और ये जो एंड है उसकी जगह आपको और कर देना। तो ये और का रूल, एंड का। मतलब क्या है? कनेक्टिव मतलब ये कनेक्टिव से ये दिख रहा है, ये बीच के 2 स्टेटमेंट के बीच में जो हम यूज करते हैं ना वो कनेक्टिव। 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसको कनेक्टिव बोलते हैं। हाँ। फिर सपोज तीसरा है, दैट इज से P सिंगल एरो Q, P implies Q, जिसको हम इफ देन बोलते हैं। अगर मुझे इसका नेगेशन लिखना है तो पहला स्टेटमेंट सेम होता है, P का P रहेगा, ये जो सिंगल एरो है उसकी जगह एंड होता है और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें नॉट लगा। सर एक सिंगल एरो का ये और होता बार समझो, ये वाला नहीं समझा थर्ड। क्या? नहीं मैंने समझाया नहीं अभी तक, मैं सिर्फ लिखा ही रहा हूँ। ओके ओके सर। ये पूरा जो समझाने का काम है ये जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना तभी समझ में ओके सर, आएगा। अभी खाली लिख रहे हो ना? फिर क्या हो, हाँ अभी एक बार लिख लो ताकि वो एक साथ सब लिखा हुआ होना चाहिए। ओके सर। ओके उसके बाद P डबल इम्प्लाइज Q, दोनों साइड अगर एरो होगा उसका जो नेगेशन होगा उसका पहला पार्ट तो वैसे ही रहेगा जो ऊपर है, फिर बीच में और आएगा और इसमें P और Q आपस में बदल जाएगा, मतलब Q पहले आ जाएगा और P पे नॉट लग जाएगा। अगर डबल एरो है तो उसका नेगेशन ये होता है। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी सम ये वर्ड दिखाई देता है क्वेश्चन में तो उसका नेगेशन आप करोगे ऑल। वैसे ऑल का सम भी होगा, वो फिर दोनों नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का एक साइन दिखाई देता है, ये उल्टा ए है, तो उसका नेगेशन होता है उल्टा ई। ये उल्टा ए और उल्टा ई क्या, ये हम जब अंदर जाएंगे तब देखने के बाद अभी जान। उसी तरह अगर उल्टा ई का नेगेशन है तो वो उल्टा ए होगा। अगर कहीं पर आपको इक्वल टू दिया है और उसका नेगेशन करना है तो आप इक्वल टू पे इस तरह से क्रॉस कर देना।
अगर आपको मोर देन का साइन दिया है तो उसको लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा उसका। अगर आपको लेस देन का साइन दिया है तो वो मोर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स है नेगेशन के। तो टेबल इस तरह से बना दो और उसको लिख दो। सर वो नॉट इक्वल टू का इक्वल हो सकता है ना फिर? हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू का इक्वल हो सकता है। इसका ये है तो इसका ये भी हो सकता है, दोनों। ओके सर। सर ये नेगेशन का ट्रूथ टेबल नहीं रहता है? ट्रूथ टेबल? हाँ वो सर आपने वो सिखाया था ना नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रूथ टेबल सर का हाँ, ट्रू वो फॉल्स। नेगेशन आप तुम लोग को इंग्लिश में कैसा तुम करते हो? हाँ करते हो ना यस वो सर। इंग्लिश में ग्रामर में। हाँ तो वैसा ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ पर थोड़ा अलग वैसे मैं करूँगा। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसा तुम इंग्लिश में करते हो, पर थोड़ा सा इसमें अलग होगा। वो अलग मैं अभी कुछ करूँगा तो अभी समझ में नहीं आएगा तुमको। कुछ एक्सरसाइज पे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ। ओके सर। हो गया इतना सबका? यस सर, डन सर। Yes, sir. ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग डालना। क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? अभी हमने दो चीजें देखी थी, इस तरह से साइन देखा था आपने। एक तो ये उल्टा ए था और एक ये उल्टा ई। इनको क्वांटिफायर्स बोला जाता है लॉजिक की भाषा में। अब ये किस तरह से और क्या काम करते हैं, इनका मतलब खाली लिख के रख दो, बाकी की चीजें बाद में जब इसकी एक्सरसाइज पे जाएगी। ये जो उल्टा ए है, इसका मतलब होता है ऑल एग्जिस्ट, मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और ये जो उल्टा ई है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब सारी वैल्यू तो नहीं सेटिस्फाई हो रही, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई हो रही है। एक ऑल एग्जिस्ट होता है और एक देयर एग्जिस्ट होता है। ये उल्टा ए और उल्टा ई का मतलब ये होता है, इनको क्वांटिफायर्स बोला जाता है। तो इसका एक एक्सरसाइज है, जब वो करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना। तो नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्स, इनवर्स,
कॉन्ट्रापोजिटिव। मतलब आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बताओ क्या होगा, इनवर्स बताओ क्या होगा और कॉन्ट्रापोजिटिव बताओ क्या होगा। स्टेटमेंट जो आपको दिया होगा वो ऑलवेज इफ देन फॉर्म में होगा, मतलब कि इस तरह के फॉर्म में होगा। इफ P सिंगल इम्प्लाइज Q है, देन अगर मुझे इसका कन्वर्स करना है तो कन्वर्स के लिए आपको क्या करना है कि जो P सिंगल इम्प्लाइज Q है तो इसका Q सिंगल इम्प्लाइज P कर देंगे, मतलब Q पहले आ जाएगा P बाद में। कन्वर्स में आपको उल्टा करना है। इनवर्स करते रहे आपको क्या करना है, आपका जो मेन स्टेटमेंट है P और Q, इन दोनों में आपको नॉट लगा देना, मतलब P पे नॉट लगाओ और Q पे भी नॉट लगाओ। दिस इज इनवर्स। और फिर होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव करने के लिए ये वाला जो सेंटेंस है आपको, ये वाला स्टेटमेंट, इसको रिवर्स कर दो, यानी माइनस Q जो है वो पहले आ जाएगा और माइनस P जो है वो बाद में। These are the three rules to find the converse, inverse and contrapositive. So माइनस कहाँ से आया? माइनस नेगेशन का साइन है, वो वेव जैसा होता है ना। ओके सर। जब भी लॉजिक में आपको नॉट लिखना हो तो उसको इस तरह से लिखा है। इसे ये कल लास्ट टाइम मैंने टेबल दिया था, उसमें देखो कनेक्टिव्स दिखाए थे। इसके Yes, लिए कौन sir. सा कनेक्टिव है, तो ये नॉट के लिए ये कनेक्टिव। Yes, sir. Done, sir. अब इसके अलावा भी थियरी है कुछ, लेकिन एक्चुअली इस एक्सरसाइज से तुम्हारे पास इस पूरे चैप्टर में 10 एक्सरसाइज लॉजिक, उसमें से तुम्हारा जो सिलेबस रेडियस हुआ है तो 2 एक्सरसाइज उन लोगों ने कट कर दिए बोर्ड वाले, अदरवाइज उसके रिलेटेड भी थियरी थी, बट अब वो नहीं है तो फिर उसको जाने देता हूँ। अब तुमको जितना मैंने अब तक लिखा है उतनी चीज़ें पे क्वेश्चन आएगा, हर एक एक्सरसाइज में एक एक चीज़ कवर होती है। सो अब सब लोग एक्सरसाइज पे आ जाना जरा। और कल जो मैंने कुछ सिखाया था उस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, फिर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते। तो फर्स्ट एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। कल मैंने तुमको ये बताया था, वो पेज तुम्हारे सामने रखना जो मैंने लिखा था कि स्टेटमेंट्स क्या होती है इन लॉजिक। तो उसके लिए एक रूल बताया था मैंने कि अगर आपको एक सिचुएशन दिया है, कोई सेंटेंस दिया है और बोला है कि इसका बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको चेक करके बताना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। मैंने कंडीशन दी थी कि जो भी सेंटेंस आपको दिया होगा उसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स फॉर्म में दोगे। अगर आपका आंसर या तो ट्रू आ रहा है, कंप्लीट ट्रू, या तो कंप्लीट फॉल्स आ रहा है, तब तो आप बोल सकते हो कि ये सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। बट अगर मिक्स आंसर आ रहा है तो फिर आप नहीं बोल सकते हो कि इट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट होने के लिए मिक्स आंसर नहीं चलेगा, कंप्लीट आंसर आना चाहिए। और फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने बताई थी। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि आपको बताना भी है कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो वो तो जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 में। तो सब लोग एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाओ। सर आगे और कुछ दिखाने वाली हो? नहीं और कुछ नहीं, जितना था वो थियरी पार्ट इज ओवर, कैन कंटिन्यू। So everyone please see page number 2. Page number 2, exercise 1.1. The question is, state which of the following sentences are statements. Justify your answer. If it is a statement, write down its truth value. तो आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे, आपको बताना है कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है।
पहले तो ये बताना है, और अगर है तो ये भी बताना है कि उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स। तो सबसे पहला सेंटेंस की तरफ आप ध्यान देना, उसमें लिखा